ईरान युद्ध के बीच ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 11 मार्च को दो नागरिक वाणिज्यिक जहाजों को कथित रूप से जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप। रिपोर्ट के अनुसार यह हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के 25वें दिन शांति के संकेत। कई देशों की मध्यस्थता के बीच बातचीत की कोशिशें तेज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जंग खत्म करने के दे चुके हैं संकेत। जंग के 25वें दिन ईरान का बड़ा दावा। 3 हफ्तों में करीब 20 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाने की बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला किया, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 5 ठिकानों पर हमले का दावा किया, जिनमें सैनिकों की मौजूदगी वाले इलाके, बैरक और रडार साइट शामिल। हिजबुल्लाह के मुताबिक ड्रोन और रॉकेट से उत्तरी इजरायल के कई सैन्य ठिकानों और तोफखानों की पोजीशन को निशाना बनाया गया। मिडिल ईस्ट जंग में अब खाड़ी देशों की भूमिका बढ़ने के संकेत। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत सफल रही तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द होगा खोला जाएगा, जो जंग के कारण लगभग बंद है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट का नियंत्रण शायद वह और आयतुल्लाह मिलकर करेंगे। बयान ने वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का सुझाव रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दिया था। ट्रंप के मुताबिक हेग्सेथ ने ईरान को परमाणु हथियारों से रोकने के लिए कार्रवाई की जरूरत बताई थी, जिसके बाद हालात जंग तक पहुंचे। ओशनिया के टोंगा क्षेत्र के न्याफो के पास मंगलवार को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। लोग घरों से बाहर निकले। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप 235 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में आया। अब तक किसी को बड़े नुकसान की खबर नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को रोकने के लिए ओमान, तुर्की, भारत समेत कई देश पर्दे के पीछे से सक्रिय। अमेरिका ईरान के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और टर्की ने गुप्त बातचीत में अहम भूमिका निभाई। दोनों देश पहले भी कर चुके हैं मध्यस्थता। ईरान पर हमले से 48 घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व टीम पर निर्णायक हमला करने का यह सही समय। ईरान के बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिकी इजरायल हमलों के बाद रूस ने कड़ी चिंता जताई। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि परमाणु सुविधाओं पर हमला बेहद खतरनाक है और इससे परिणाम हो सकते हैं भयावह। मिडिल ईस्ट जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। क्षेत्रीय हालात और वैश्विक असर पर चर्चा। बातचीत में खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई गई। सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी शुरू की, जिसके तहत लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना। नए प्रस्ताव में कुल सीटों का लगभग 1/3 आरक्षित होगा, ताकि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्वाग्रह के चलते महिला अधिकारी स्थायी कमीशन नहीं पा सके, उनके सेवा को 20 साल मानकर पेंशन लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने 2019-20 और 2021 में अस्थायी कमीशन के लिए चयनित महिला अधिकारियों को बनाए रखने का दिया आदेश। तंजौर में 6 बच्चों की मां पुनीत मेरी ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी 7वीं नवजात बेटी को 12,000 रुपए में बेच दिया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची को खरीदने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पाकिस्तान में चुनाव लड़े तो उन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे। गोलाघाट में भाजपा एजीपी गठबंधन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। भारत का बड़ा ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैस के नाम से जाना जाता है, दुबई में पकड़ा गया। जैस पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर इंटरपोल की मदद से जैस को ट्रैक कर दुबई में पकड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी का लोकसभा भाषण सिर्फ आत्म प्रशंसा, कायरता और पक्षपात से भरा था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ईरान पर जारी हमलों की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा। वाराणसी के मडवली थाना क्षेत्र के लहरतारा इलाके में घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस और राहत टीमों ने घायलों को मलबे से निकालकर वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। मेरठ में आईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली ने कहा कि उन्हें 11 विधायक मिल जाए तो मुसलमानों पर होने वाले एनकाउंटर का जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें 111 नहीं, बस 11 विधायक दे दो, हम दिखा देंगे अपनी ताकत। 28 मार्च को नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की तैयारी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले वीवीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए नामी होटलों की जा रही है बुकिंग। सीएम योगी ने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी और जेडीयू नेता अनिल खेगड़े द्वारा किया जाएगा प्रमाण पत्र जारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी और ने नामांकन नहीं किया, इसलिए चुनाव नहीं। चेक बाउंस मामले में मुश्किल समय में राजपाल यादव को लाखों रुपए देकर मदद करने पर एक्टर ने तेज प्रताप यादव का धन्यवाद किया। राजपाल ने कहा कि तेज प्रताप राजनीति के जरिए सेवा कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक्टर बाबिल खान ने सोशल मीडिया पर फैंस को बताया कि वे फिर से शूटिंग पर लौट आए हैं। बाबिल ने अपनी वैनिटी वैन से अपडेट शेयर करते हुए काम पर लौटने की खुशी जाहिर की। उनकी वापसी से फैंस काफी उत्साहित। रिकी पोंटिंग ने खिलाड़ियों को दिया फोकस रहने का निर्देश। पोंटिंग ने कहा कि नेट्स में समय बिताना पर्याप्त नहीं, मानसिक और तकनीकी तैयारी भी जरूरी। खिलाड़ियों को अपनी योजना और प्रक्रिया पर टिके रहने को कहा गया ताकि नतीजों के दबाव में नहीं आए।